कितना इनाम रखे हैं सरकार हम पर? पूरे 50,000। सुना? साथियों नमस्कार, मेरा नाम है निज़ाम और आप देख रहे हैं स्टोरीज बाय निज़ाम। आज शोले फिल्म की एक दिलचस्प कहानी मैं आपको बताऊंगा। ये फिल्म जितनी शानदार है, इसके बनने की कहानी भी उतनी ही शानदार है। एक से एक कहानियां इस फिल्म के बनने की हैं। मैं आपको आज ये कहानी बताऊंगा कि कैसे डैनी साहब को शोले छोड़नी पड़ गई थी और फिर कैसे उनकी जगह अमजद खान साहब शोले में आए थे। याद रखूंगा, तुझे याद रखूंगा। 1973 में आई धुंध फिल्म की कामयाबी के बाद डैनी साहब का करियर चल निकला। इससे पहले वो संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने अपने लुक्स को लेकर तमाम रिजेक्शन झेले थे, मगर धुंध की कामयाबी ने उन्हें स्टार बना दिया और डैनी साहब के पास भी फिल्मों के ऑफर्स के बाढ़ आ गई एक तरह से, और उन्होंने कई सारी फिल्में साइन की। डैनी साहब को जो ये नया नया स्टारडम मिला था, वो इसे कैश करना चाहते थे ढंग से, तो उन्होंने शोले साइन की। और उसी दौरान डैनी साहब ने फिरोज खान साहब की धर्मात्मा भी साइन की थी। धर्मात्मा की शूटिंग अफगानिस्तान में होनी थी और फिरोज खान साहब ने अफगानिस्तान में शूटिंग करने की सारी परमिशन भारत सरकार से ले ली थी, सभी तरह के क्लियरेंस भी ले लिए थे। यानी फिरोज खान साहब की तैयारी पूरी थी और वो अक्टूबर में धर्मात्मा की शूटिंग अफगानिस्तान में शुरू करने जा रहे थे। मगर इसी दौरान रमेश सिप्पी साहब ने भी शोले की डेट्स, शूटिंग की डेट्स फाइनलाइज की और फिर शेड्यूल उनका भी अक्टूबर का ही तय हुआ। ये एक दिक्कत वाली बात बन गई, क्योंकि डैनी साहब दोनों ही फिल्मों में थे और दोनों ही फिल्मों में डैनी साहब का अहम किरदार था। धर्मात्मा में भी अहम किरदार था और शोले के तो वो तब मुख्य विलेन थे ही। और डैनी साहब दोनों ही फिल्मों में काम करना चाहते थे, क्योंकि दोनों ही बड़े बैनर की फिल्में थी। साथियों, इन दोनों ही फिल्मों में डैनी साहब को बड़े अच्छे रोल निभाने का मौका मिल रहा था, तो वो दोनों में से किसी को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। जाहिर सी बात है, कोई भी एक्टर जो नया नया कामयाब होना शुरू हुआ हो वो ऐसा ही करेगा। तो डैनी साहब ने क्या किया, उन्होंने अपने सेक्रेटरी मदन अरोड़ा से कहा कि भाई कोई रास्ता निकालो। मदन अरोड़ा साहब ने फिरोज खान साहब से पहले बात की कि उन्होंने फिरोज खान साहब से कहा, मदन अरोड़ा ने, कि भाई आप अपनी डेट्स को, अपनी शूटिंग शेड्यूल को थोड़ा आगे बढ़ा लीजिए। मगर फिरोज खान साहब ने मना कर दिया, और उनका मना करना जायज़ भी था, क्योंकि बड़ी मेहनत से और तमाम तरह के चक्कर काटने के बाद उन्हें तमाम सरकारी विभाग से अफगानिस्तान में शूटिंग करने की परमिशंस मिली थी। तो अब दोबारा से अगर वो करते तो फिर उन्हें उसी चक्र से गुजरना पड़ता, सरकारी अफसरों के चक्कर लगाने पड़ते, दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते। तो फिरोज खान साहब उसके लिए तैयार नहीं थे बिल्कुल भी। दूसरी तरफ रमेश सिप्पी साहब भी इसलिए अपनी शूटिंग डेट्स आगे नहीं बढ़ा सकते थे, क्योंकि उनके जो दूसरे एक्टर्स थे, उनकी जो कॉम्बिनेशन डेट्स थी वो भी अक्टूबर में ही बैठ रही थी। तो रमेश सिप्पी के लिए भी ये नामुमकिन था कि वो अपनी शूटिंग की डेट्स आगे बढ़ा सकें। दूसरी तरफ फिरोज खान साहब ने ये भी बताने से इनकार कर दिया था कि डैनी को वो कब तक फ्री कर देंगे। फिरोज खान ने कहा कि भाई कुछ कहा नहीं जा सकता, वहाँ जाने के बाद मौसम ख़राब हो जाए, कोई टेक्निकल दिक्कत आ जाए या फिर शॉट ही ख़राब हो जाए, तो डैनी को मैं कब तक फ्री कर दूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। डैनी साहब के सेक्रेटरी मदन अरोड़ा ने फिरोज़ खान से मुलाकात की, रमेश सिप्पी से मुलाकात की, इन दोनों से काफ़ी माथापच्ची की, मगर कोई सोल्यूशन नहीं निकला। सोल्यूशन निकलना मुश्किल भी था, क्योंकि दोनों डायरेक्टर्स के पास अपनी अपनी वजहें थी और वो वजहें जायज़ थी। तो फिरोज खान साहब को अब डैनी पर गुस्सा आने लगा था। उन्हें लग रहा था कि ये सारा बखेड़ा डैनी की वजह से खड़ा हो रहा है। डैनी ने ज़बरदस्ती शोले साइन कर ली, वो भी उनकी फिल्म की शूटिंग से पहले। और अब चूंकि उनकी फिल्म की शूटिंग आ रही है नज़दीक, तो ये ड्रामा हो रहा है। मैं शराब, सिगरेट और औरत को अपने से दूर रखता हूँ। हमारे काम के लिए ये ज़रूरी हो जाता है। चूंकि इस समय तक फिरोज खान साहब से डैनी साहब की बढ़िया जान पहचान हो गई थी, दोस्ती जैसी हो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि वो धर्मात्मा नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी धर्मात्मा उन्होंने शोले से पहले साइन की थी, तो फिरोज खान साहब को नाराज़ करना उन्हें सही नहीं लगा। डैनी साहब को उन्होंने भारी मन से शोले फिल्म छोड़ने का फैसला किया। आखिरकार एक दिन डैनी साहब ने रमेश सिप्पी को फ़ोन किया और उन्हें बताया कि वो शोले फिल्म छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं है।
रमेश सिप्पी को यूं अचानक और ऐन वक्त पर शोले फिल्म छोड़ना डैनी का बहुत खराब लगा रमेश सिप्पी को, मगर वो जानते थे कि डैनी के पास अपनी मजबूरियां हैं, डैनी भी मजबूर हैं। तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, बल्कि उन्होंने फैसला किया कि जल्द से जल्द गब्बर के रोल के लिए किसी और एक्टर को तलाशा जाएगा। दुनिया की किसी जेल की दीवार इतनी पक्की नहीं कि गब्बर को 20 साल रोक सके। साथियों, डैनी साहब का शोले फिल्म से हटने का और फिर अमजद खान साहब का उनकी जगह लेने का ये किस्सा जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसका जिक्र हमें मिलता है फिल्म पत्रकार अनुपमा चोपड़ा द्वारा लिखित शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक नामक पुस्तक में। ये अनुपमा चोपड़ा जी ने पुस्तक लिखी है, ये किताब लिखी है और अंग्रेजी में ये किताब है, बहुत अच्छी किताब है। मैं ये पूरा किस्सा आपको इसी किताब के हवाले से बता रहा हूँ। आगे जो हुआ वो कुछ यूँ है कि जब डैनी साहब ने शोले फिल्म छोड़ने का ऐलान कर दिया तो सिप्पी कैंप में खलबली मच गई। वो लोग परेशान थे क्योंकि शूटिंग शुरू होने में 1 महीने का वक्त रह चुका था और इतने कम वक्त में उन्हें एक ऐसा एक्टर गब्बर सिंह के रोल के लिए तलाश करना था जो उस कैरेक्टर से मैच करे, क्योंकि गब्बर सिंह कोई मामूली कैरेक्टर नहीं था, वो एक सेंट्रल कैरेक्टर था और किसी गलत एक्टर को कास्ट करना उस रोल में इसकी ज़रा भी गुंजाइश नहीं थी। रमेश सिप्पी को गब्बर का कैरेक्टर निभाने के लिए एक ऐसा एक्टर चाहिए था जो ना सिर्फ शानदार एक्टिंग करता हो बल्कि करिश्माई व्यक्तित्व का मालिक भी हो। वो उतना ही मजबूत स्क्रीन पर दिखना चाहिए जितना कि फिल्म के अन्य कैरेक्टर्स हीरोज दिखें स्क्रीन पर, यानी गलत कास्टिंग की कोई गुंजाइश नहीं थी। अगर कोई गलत एक्टर कास्ट कर लिया जाता तो पूरी फिल्म बर्बाद होने का खतरा था। तब रमेश सिप्पी और उनके पिता जीपी सिप्पी साहब ने एक्ट्रेस के नामों पर विचार करना शुरू किया। आपने आज तक सुना नहीं होगा ये बात जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, लेकिन जिस किताब का मैंने जिक्र किया था आपसे उसमें इस बात का उल्लेख हमें मिलता है कि रमेश सिप्पी साहब और उनके पिता जीपी सिप्पी साहब ने रंजीत साहब और प्रेम चोपड़ा जी के नामों पर भी विचार किया था। इवन रंजीत साहब को फाइनल किया जाने वाला था, मगर लास्ट मोमेंट पर रमेश सिप्पी साहब को संतुष्टि नहीं हुई रंजीत के नाम पर, तो उन्होंने रंजीत को गब्बर सिंह के कैरेक्टर में फाइनलाइज करने से इनकार कर दिया। जब तक सारी जायदाद तुम्हारे नाम नहीं हो जाती और बैंक के 1 करोड़ रुपए तुम्हारे नाम ट्रांसफर नहीं हो जाते तब तक। रमेश सिप्पी इतना ज्यादा बेचैन थे उस वक्त कि उन्होंने एक वक्त पर प्रेमनाथ जी को भी गब्बर सिंह के रोल में इमेजिन करना शुरू कर दिया था। जी हाँ साथियों, प्रेमनाथ, रमेश सिप्पी ने उनके नाम पर भी विचार किया था। फिर बाद में उन्होंने सोचा कि प्रेमनाथ जी के साथ काम करना आसान नहीं होता है किसी भी डायरेक्टर के लिए, प्लस उनका वजन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, वो ज़्यादा हैवी दिखेंगे और शोले में पहले ही बहुत सारे स्टार्स थे, तो एक साथ इतने प्रेमनाथ चूँकि बड़े एक्टर थे, वो भी स्टार थे, तो रमेश सिप्पी साहब ने सोचा कि एक साथ इतने स्टार्स की ईगो झेलना बड़ी टेंशन वाली बात हो जाएगी। यहाँ आकर उन्होंने प्रेमनाथ जी के नाम को भी ड्रॉप कर दिया। शराफत, ईमानदारी, देशभक्ति, तुमने इनके असली रूप नहीं देखे बेटे। इसी वक्त सलीम खान साहब ने रमेश सिप्पी को अमजद खान का नाम सुझाया। जी हाँ, अमजद खान, जिनके पिता जयंत खान उर्फ जकारिया खान किसी वक्त पर वो हीरो भी थे और फिर बहुत नामी कैरेक्टर आर्टिस्ट भी बने। वो एक बड़ा नाम थे फिल्म इंडस्ट्री का, मगर अमजद खान जो कि उनके छोटे बेटे थे वो तब एक स्ट्रगलर थे, वो संघर्ष कर रहे थे तब। अमजद खान के पिता जयंत खान ने एक दफ़ा अमजद को बतौर हीरो लॉन्च करने का ऐलान किया था। उन्होंने एक फिल्म अनाउंस की थी जिसका नाम था पत्थर के सनम, मगर वो फिल्म कभी बन नहीं सकी और अमजद खान हीरो नहीं बन सके। बाद में अमजद खान ने के आसिफ को फिल्म लव एंड गॉड में असिस्ट किया था और लव एंड गॉड फिल्म में अमजद के पिता जयंत खान भी काम कर रहे थे। विकिपीडिया पर बताया गया है, हालांकि ये सच है कि नहीं हमें नहीं पता, पर विकिपीडिया पर बताया गया है कि लव एंड गॉड अमजद के पिता जयंत खान की आखिरी फिल्म थी और विकिपीडिया पर ही ये भी बताया गया है कि लव एंड गॉड फिल्म में अमजद खान ने भी एक छोटा सा रोल निभाया था। कुल मिलाकर फिल्म जगत में अमजद खान की कोई खास पहचान नहीं थी, लेकिन थिएटर जगत में अमजद खान
बड़ा नाम थे, मशहूर थे, वो थिएटर एक्टर थे। और सबसे पहले जावेद अख्तर ने दिल्ली में हुए एक यूथ फेस्टिवल में अमजद खान को, वो यूथ फेस्टिवल ताल कटोरा स्टेडियम में कभी हुआ था शायद 1963 में, वहाँ पर जावेद अख्तर ने अमजद खान को एक नाटक में एक्टिंग करते हुए देखा था। उस नाटक का नाम था ऐ मेरे वतन के लोगों, और अमजद खान उस नाटक में एक फौजी बने थे। उसके कुछ साल बाद रमेश सिप्पी ने भी अमजद खान को मुंबई में हुए एक नाटक में देखा था। इत्तेफाक से उस नाटक में रमेश सिप्पी जी की बहन सुनीता सिप्पी जी भी एक्टिंग कर रही थी, और वो उस नाटक में अमजद खान की माँ के किरदार में दिखी थी। यानी थिएटर में अमजद खान अच्छा कर रहे थे, मगर जब शोले फिल्म के गब्बर सिंह के रोल के लिए माथापच्ची चल रही थी डैनी साहब के छोड़ने के बाद, उस वक्त ना तो रमेश सिप्पी को अमजद खान का नाम याद था, ना ही जावेद अख्तर को अमजद खान का नाम याद था। बहुत पछताओगे ठाकुर, बहुत पछताओगे। डैनी साहब के शोले छोड़ने के कुछ दिनों बाद इत्तेफाक से बांद्रा के बैंड स्टैंड इलाके में अमजद खान और सलीम खान की मुलाकात हुई। दोनों में थोड़ी बातचीत भी हुई। दरअसल अमजद खान के पिता जैन खान को सलीम खान जानते थे, उनकी जान पहचान थी आपस में। और एक वक्त था जब सलीम खान जैन खान साहब से मिलने उनके घर भी जाया करते थे। उस वक्त अमजद खान बहुत छोटे हुआ करते थे, बच्चे थे। उस दिन बातों ही बातों में सलीम खान साहब ने अमजद खान जी से पूछा कि भाई तुम आजकल कर क्या रहे हो। अमजद खान ने उन्हें बताया कि मैं तो आजकल थिएटर कर रहा हूँ, फिल्मी काम मेरे पास कुछ है नहीं। इत्तेफाक से अमजद खान थिएटर जगत में इतना मशहूर थे मुंबई के कि सलीम खान ने उनके बारे में काफ़ी सुन रखा था। तब उस दिन जब सलीम खान और अमजद खान की मुलाकात हुई, बात हुई, तो सलीम खान को लगा कि अमजद खान गब्बर सिंह के रोल के लिए सही हो सकते हैं। तो अमजद खान से उन्होंने कहा, सलीम खान साहब ने कहा कि भाई देखो, मैं तुमसे कोई वादा तो नहीं कर रहा हूँ, पर एक बड़ी फिल्म बन रही है और उसमें एक बहुत अहम रोल है। मैं तुम्हें डायरेक्टर से मिला दूंगा, तुम डायरेक्टर से मिलना, उससे बात करना, क्या पता तुम्हारी किस्मत चमक जाए और वो रोल तुम्हें मिल जाए। और अगर वो रोल तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे करियर को बहुत फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि वो इस फिल्म का सबसे फाइन रोल है। अगले दिन सलीम खान ने रमेश सिप्पी साहब से अमजद खान के नाम का जिक्र किया। रमेश सिप्पी ने अमजद खान को मिलने के लिए बुलाया। अमजद खान मिलने पहुंचे। रमेश सिप्पी ने उनसे बात की, उन्होंने देखा गौर से। रमेश सिप्पी ने अमजद खान से कहा कि भाई अगली बार जरा आना तो अपनी दाढ़ी वगैरह बढ़ा कर आना। रमेश सिप्पी ने अमजद के जाने के बाद सलीम जावेद से उनके बारे में काफ़ी चर्चा की, काफ़ी बातचीत की, विचार विमर्श किया। अमजद खान उन्हें सही लग भी रहे थे, लेकिन दिक्कत एक थी, अमजद खान न्यू कमर थे, उनके पास कोई स्टार वैल्यू नहीं थी। साथियों, सलीम जावेद अमजद खान से एकदम मुतासिर थे, यानी वो तैयार थे कि इस लड़के को गब्बर सिंह के रोल में लिया जा सकता है, मगर आखिरी फैसला रमेश सिप्पी साहब को ही लेना था। अब इसी दौरान हुआ कुछ यूं कि सत्येन कप्पू साहब रमेश सिप्पी के ऑफिस में उनसे मिलने आए, और ये सत्येन कप्पू वही हैं जिन्होंने शोले फिल्म में रामलाल का किरदार निभाया है। और इस समय तक जब वो मिलने आए थे, रामलाल के किरदार के लिए सत्येन कप्पू को फाइनलाइज किया जा चुका था। रमेश सिप्पी और जावेद अख्तर तथा सलीम खान बैठे हुए थे, सत्येन कप्पू भी वहाँ बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी इन लोगों की। इसी बीच सलीम खान ने इस बातचीत के दौरान सत्येन कप्पू जी से पूछा कि कप्पू साहब एक बात बताइए, ये अमजद खान कैसा एक्टर है। कप्पू साहब ने कहा कि बढ़िया एक्टर है। तो सलीम खान ने कहा कि क्या आपसे ज़्यादा बढ़िया एक्टर है। तो कप्पू साहब ने कहा, देखिए, जो ग्रेट आर्टिस्ट होते हैं, जो बड़े दिल के आर्टिस्ट होते हैं, वो कभी किसी को छोटा नहीं बताते। सत्येन कप्पू साहब की महानता देखिए, उन्होंने सलीम खान से कहा कि हाँ, वो मुझसे ज़्यादा अच्छा एक्टर है, अमजद खान मुझसे ज़्यादा एक्टर है, अच्छा एक्टर है, यंग है और उसकी थिंकिंग भी फ्रेश है। ये रामगढ़ वाले अपनी बेटियों को कौन चक्की का पिसा आटा खिलाते हैं रे। सत्येन कप्पू साहब के इतनी बड़ी बात कहने के बाद आखिरकार अमजद खान का स्क्रीन टेस्ट लेने का फैसला किया गया, और फिर 4 दिन बाद लगभग अमजद खान का स्क्रीन टेस्ट हुआ। वो स्क्रीन टेस्ट सिप्पीज़ के ऑफिस के गार्डन में ही हुआ था। अमजद खान
कहे अनुसार, जैसा उन्हें पहले बता दिया गया था, निर्देशानुसार अपनी दाढ़ी बढ़ा चुके थे, वो दाढ़ी बढ़ा कर आए थे और उन्होंने अपने दांत काले कर लिए थे ताकि वो खूंखार दिख सके स्क्रीन पर। अमजद खान साहब की उसी लुक में कुछ तस्वीरें भी ली गई थी। अमजद खान साहब का लैंग्वेज टेस्ट भी लिया गया, यानी उनका डिक्शन वगैरह चेक किया गया। डिक्शन उनका एकदम सही था, लैंग्वेज भी सही थी। तो इस तरह आखिरकार अमजद खान साहब को शोले फिल्म में गब्बर सिंह का कैरेक्टर निभाने के लिए फाइनल कर दिया गया। जरा हमको भी दिखाओ 2-4 ठुमके, देखो छमिया। साथियों, जिस दिन अमजद खान साहब को शोले फिल्म के गब्बर सिंह के रोल के लिए फाइनलाइज किया गया था, सिलेक्ट किया गया था, वो तारीख थी 20 सितंबर 1973। अमजद खान बहुत खुश थे। वो फौरन सिप्पीज के ऑफिस से फ्री होकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़े क्योंकि उनकी वाइफ शैला खान वहाँ एडमिट थी। शैला खान की उस दिन डिलीवरी हुई थी। उन्होंने अमजद खान के बड़े बेटे को जन्म दिया था। अमजद खान हॉस्पिटल गए, अपने बेटे को उन्होंने गोद में लिया और बेटे का नाम रखा शादाब खान। आगे चलकर शादाब खान भी एक्टर बने थे और उन्होंने भी कुछ फिल्मों में एक्टिंग की थी, जैसे कि एक फिल्म है उनकी राजा की आएगी बारात, उसमें शादाब खान ही थे, रानी मुखर्जी के जो हस्बैंड बने थे। शादाब खान का करियर बहुत ख़ास नहीं रहा, अपने पिता के जैसा तो दूर दूर तक भी नहीं रहा, लेकिन शादाब खान उस दिन जन्मे थे जिस दिन अमजद खान साहब ने शोले फिल्म साइन की थी। कुछ समझा मांझी? जी मामा जी। वेरी गुड। तो फिर देर किस बात की? तो साथियों, ये थी अमजद खान साहब के शोले फिल्म का हिस्सा बनने की कहानी। ये कहानी आगे और भी ज़्यादा है। शूटिंग के दौरान कई ऐसे किस्से हुए थे जो बहुत जानने लायक हैं, बड़े ही दिलचस्प हैं, मगर एक ही वीडियो में वो सारे किस्से नहीं बताए जा सकते। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया और आपने कहा कि हाँ भाई हमें आगे की कहानी भी बताइए, तो उस किताब से मैं आपको और भी दिलचस्प किस्से बताऊंगा। शोले फिल्म के बनने की मज़ेदार कहानियां सुनाऊंगा आपको। अमजद खान को क्या क्या स्ट्रगल फेस करने पड़े थे और कैसे एक वो वक्त भी आया था जब रमेश सिप्पी को लगा था कि अमजद खान को साइन करके उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी है, और फिर कैसे अमजद खान ने कमबैक किया और एक शानदार एक्टर के तौर पर अमजद खान साहब उभर कर सामने आए। ये कहानी किसी और दिन किसी वीडियो में बताएंगे, अगर आप मेरे व्यूअर्स डिमांड करेंगे तो।